तो दोस्तों आज के 2 अगस्त 2023 यूपी प्रदेश नए सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके पिछली फाफट खबर शुरू करते हैं। सभी चैनल को आप तक सब्सक्राइब ना किया तो फाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने में वहाँ सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, संवैधानिक मशीनरी तबाह हो चुकी है। जांच को धूलमूल और सुस्त बताते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि FIR दर्ज करने और बयान रिकॉर्ड करने में भी देरी कर दी गई है। कोर्ट सरकार के रवैये से इस कदर नाराज थी कि अगली सुनवाई पर उसने मणिपुर के DGP से भी मौजूद रहने का निर्देश भी दिया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीखे सवालों से विपक्ष को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर हमला करने का नया मौका मिल गया है। आपको बता दें कि विपक्ष पहले से ही यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की पार्टी RLD के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इंकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा को RLD की तुलना में मायावती की बसपा ज़्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि RLD से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन NDA दोनों से दूरी बनाकर चल रही है। मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान PM मोदी के साथ मंच साझा करने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा शरद पवार भी थे। आपको बता दें कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी देखने को मिली है। PM मोदी और शरद पवार के बीच हुई ये मुलाकात विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने 5,000 रुपए के स्टाम्प पर संपत्ति की रजिस्ट्री करने की सुविधा एक बार फिर से देने का फैसला किया है। करोड़ों की संपत्ति भी केवल 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो सकेगी। संपत्ति अपने ही किसी परिवार के सदस्य को करने पर यह सुविधा मिलेगी। एक संपत्ति पर इस सुविधा का लाभ 5 साल में एक बार ही लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। हरियाणा के नूंह जिले के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना में भी हिंसा भड़क गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हरियाणा की समस्त जनता से अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलजुल कर हराना होगा। बिहार में जातिगत गणना से रोक हट गई है। अदालत ने जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य में जातीय गणना पर काम अब फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को जातिगत गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। हालांकि अब अदालत से नीतीश सरकार को हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। इस मौके पर PM मोदी ने ऐलान किया कि वो सम्मान के साथ मिली 1 लाख रुपए की राशि को गंगा जी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि तिलक जी के तो नाम में ही गंगाधर था, इसलिए मैं इसे नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए देता हूं। कांग्रेस द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय कर दी गई है। 8 से 10 अगस्त तक इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आपको बता दें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा करवानी होती है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित रहें। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने की मांग वाला दिल्ली सेवा बिल अध्यादेश से भी अधिक खतरनाक है। ये बिल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। राघव चड्ढा ने संसद का मानसून सत्र फिर से शुरू होने से पहले मंगलवार को कहा है कि ये बिल लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो उपराज्यपाल कुछ सिविल सेवकों के साथ मिलकर दिल्ली चलाएंगे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाम तृणमूल कांग्रेस सरकार का दूसरा अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है। खबर है कि राज्य सरकार अब राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। खास बात है कि इस बार भी मामला राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है।
मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। उस दौरान भी विश्वविद्यालयों के मुद्दे को लेकर खींचतान होती रही है। हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी एक मस्जिद में देर रात को आग लगा दी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। आपको बता दें कि नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रशासन सख्त है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर ही पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में भी 19 साल के मौलाना की गुरुग्राम में हत्या कर दी गई है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होने दिया गया है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। हमलावर अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कई सवाल दाग दिए हैं। इसके बाद हरियाणा की हिंसा, मणिपुर प्रकरण पर डबल इंजन सरकार को नाकाम बताया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लिखा कि धर्म लिबास से नहीं, विचार आचार से प्रकट होना चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मंसूर उत्तर प्रदेश से भाजपा की राष्ट्रीय टीम के 3 डॉक्टरों में से एक है। आपको बता दें कि 3 महीने के भीतर प्रोफेसर मंसूर को दोहरी तोहफा दी गई है। माना जा रहा है कि पसमानदा समुदाय के बीच अपनी चल रही पहुंच को मजबूत करने के प्रयास में बीजेपी ने तारिक मंसूर को ये पद दी है ताकि मुस्लिम समुदाय के बीच उन्हें भेजकर पार्टी की बात उन तक सशक्त रूप से पहुंचाई जा सके। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सांसदों ने की गवर्नर से मुलाकात। हालात के लिए पीएम सीएम पर फोड़ा ठिकरा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा है कि अगर मणिपुर में जातीय संघर्ष की समस्या का जल्द हल नहीं किया जाता है तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्या पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के इंडिया के सांसदों ने मणिपुर का दौरा करने के बाद रविवार को दूसरे दिन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें पूर्वोत्तर राज्य के मौजूदा हालात पर एक ज्ञापन सौंपा। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक का सोमवार को आयोजन होगा। इस बैठक में निगम के अलग अलग परियोजनाओं और मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सदन की बैठक में मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम को लेकर चर्चा हो सकती है। यही नहीं, दिल्ली में आई बाढ़ के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही मानसून के दौरान राजधानी में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर भी बातचीत होने की संभावना है। हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम मंदिर पर दिए बयान को दोहराते हुए कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा भाजपा को भारी पड़ेगी। वह ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बुद्ध मठ खोजेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा नेता मायावती द्वारा उनकी निंदा संबंधी बयान पर कहा कि वो हमारी नेता रही है, वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। 1 अगस्त से कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा निकालेगी जेडीयू। मुस्लिम वोट बैंक पर है नजर। जी आपको बता दें कि जेडीयू 1 अगस्त से प्रदेश में कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा निकालेगा।